नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, अंकित भाटी सर RWA यानी कि रोजगार विद अंकित के फाउंडर हैं। उन्होंने यूपी पुलिस वालों के लिए 20 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में निकाले थे। उन 20 मॉडल पेपर में से हम लोगों ने दोस्तों 10 मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन आप लोगों के लिए कवर करा दिया है और आज 11वें नंबर का प्रैक्टिस पेपर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो नंबर 1 क्वेश्चन से लेकर के 30 नंबर 7 क्वेश्चन तक कल हिंदी के सेशन का हम लोग फिनिश करा चुके हैं। आज जीके जीएस का इंपॉर्टेंट वाला सेशन है, जिसमें कि 38 नंबर से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आज कवर कराएंगे, ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग क्या करिए कि इस क्लास को अच्छे से कवर करिए और अपनी तैयारी को धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। और मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के देख लेते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वाला जीके जीएस का सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। ये दोस्तों एकात्मक विशेषता क्या होती है? एकात्मक विशेषता होती है कि इसमें सारी शक्तियां एक ही सरकार यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत होती हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कौन सा गलत है, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन बताइए जिसमें शक्तियां केंद्र सरकार के अंडर में नहीं रहती है। चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सशक्त केंद्र, यानी कि ये दोस्तों आपातकाल से रिलेटेड बात कर रहा है। सशक्त केंद्र यानी कि आपातकाल। आपातकाल हमको पता है कि 352, 356 और 360 में होता है और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। प्रतिनिधित्व की असमानता, ये भी केंद्र सरकार के संबंध में सही है। अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी जैसी, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी संविधान की नम्यता ना होना, यही हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों संघीय विशेषता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संघीय विशेषता के अंतर्गत। ये एकात्मक विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। संघीय विशेषता में क्या होती है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें दोनों को दोस्तों नियम कानून बनाने की आवश्यकता होती है। और जो एकात्मक विशेषता होती है इसमें केवल केंद्र सरकार का आधिपत्य होता है। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संविधान की नम्यता का ना होना। ये दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में बताया गया है, संविधान की नम्यता का ना होना, और इसमें संघीय विशेषता के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(D) के अनुसार, इसके अनुसार क्या होता है? 51A(D) के अनुसार जो दोस्तों आर्टिकल 51A होता है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये तो हम सबको पता है। किससे? मौलिक कर्तव्य से संबंधित। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 11 है। अब चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों की समान सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। नंबर बी में कह रहा है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है। नंबर सी में कह रहा है प्रत्येक वयस्क चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। यह नंबर डी में कह रहा है देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए कहा जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51A(D) मैंने बता दिया कि ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल है और मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि हर एक नागरिक को देश की रक्षा करनी चाहिए और ऐसा करने पर उसको राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहिए, ठीक है। यह दोस्तों जो हमारे राष्ट्र के प्रति क्या है, नागरिकों की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसको राष्ट्र के प्रति नागरिक की प्रतिबद्धता, इसको दिखाता है आर्टिकल 51A(D), ठीक है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51(1)(D) ये राष्ट्र के प्रति नागरिक की प्रतिबद्धता को दिखाता है, यानी कि हर एक नागरिक को देश की रक्षा करनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद, ऑप्शन ए कह रहा है आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी अहमदाबाद। दोस्तों मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद, इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम पूरे पूरे विश्व का ये स्थित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम,
ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, अहमदाबाद। आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का हम लोगों से पूछ लेगा कि निर्माण किसने करवाया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये दिया है जयपुर, इसको पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी शहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? किसका? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सर आगा खां, ऑप्शन बी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन सी मौलाना शिबली, या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खां, यही अलीगढ़ आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मडन, कौन सा दोस्तों? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो इस समय अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, ये पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में, ठीक है। फिर 1920 ईस्वी में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया, यानी कि AMU कर दिया गया, ठीक है। 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। इन्हीं को अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक भी कहा जाता है। फिर 1920 ईस्वी में इसी कॉलेज का नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंटी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत 1820 ईस्वी में की गई थी। इसको शुरू करने वाला थॉमस मुनरो था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थॉमस मुनरो को 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मद्रास का गवर्नर। इसी के बाद इसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा भंडार हमसे पूछ रहा है। थोरियम को दोस्तों मोनोजाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोजाइट। ये भी आप लोग याद रखिएगा। थोरियम का सिंबल होता है TH। कह रहा है कि बताइए सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? सबसे बड़ा भंडार दोस्तों केरल में है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? केरल में है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? यानी कि रबी की फसल नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन दिए होंगे रबी की फसल वाला, एक ऑप्शन दिया होगा रबी की फसल जो नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा है बताइए कौन सा नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए जौ, ये रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी गेहूं, ये भी दोस्तों रबी की फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी मूंगफली, ये दोस्तों खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सरसों, ये भी दोस्तों रबी की फसल के अंतर्गत आता है। रबी की फसल क्या होती है कि रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी, रबी मीन्स होता है सूर्य, यानी कि जब सर्दियों का काम चालू होता है अक्टूबर नवंबर से, तभी रबी की फसल, यानी कि आप लोग ट्रिक याद रखिए कि सर्दियों में सूर्य की जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसी वजह से रबी की फसलें सर्दियों में की जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि मरियाना गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मरियाना गर्त, यह दोस्तों सबसे गहरा गर्त है। पूरे विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मरियाना गर्त है। एक तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमसे पूछता है कि जो मरियाना गर्त है इसमें सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? क्या पूछ लेता है? सबसे गहरा हम लोगों से बिंदु पूछ लेता है कि इस गर्त में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। सबसे गहरा बिंदु हो जाता है दोस्तों चैलेंजर डीप। कौन सा? चैलेंजर डीप। डीप मीन्स गहरा, यही हो जाएगा सबसे गहरा बिंदु। सबसे मतलब गहरे गर्त यानी कि मैरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है मरियाना गर्त। सबसे गहरा गर्त है पूरे विश्व का, और इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन कर रहा है कि हरित क्रांति का शब्द, मतलब हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों विलियम गॉर्ड ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1968 ईस्वी में
सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। और दोस्तों पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि रेपो रेट में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेपो रेट में अगर वृद्धि हो रही है तो हमसे पूछ रहे बताइए अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि ऋण सस्ता होता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि महंगाई कम होती है, ऑप्शन सी कह रहा है कि बाजार में पैसा बढ़ता है, या ऑप्शन डी कह रहा है कि निवेश बढ़ता है। दोस्तों ऑप्शन बी महंगाई कम होती है, यही होता है जब रेपो रेट में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है कि रेपो रेट उल्टा होता है, बिल्कुल रेपो रेट में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तब क्या हो जाएगा, वो जो महंगाई होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि रेपो रेट रेसिप्रोकल होता है महंगाई के। ठीक है ना। रेपो रेट में जब दोस्तों वृद्धि होती है तो क्या होता है कि बैंकों में कर्जा बढ़ जाता है, बैंकों के लिए जो कर्जा होता है वो महंगा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। कृषि पर आधारित योजना थी, इस पर कृषि के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। ये दोस्तों हैरत डोमार मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये सेकंड वाली। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि बताइए भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सबसे पहले दोस्तों भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 ईस्वी में। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 ईस्वी में। यही हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1920 ईस्वी, मतलब सॉरी 1980 ईस्वी में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उससे पहले हो गया था 1969 ईस्वी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पीला पीला सरसों यानी कि तिलहन से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। 1986 ईस्वी से लेकर के 1987 ईस्वी में पीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। पीली क्रांति की शुरुआत मतलब पीली क्रांति से संबंधित नाम कौन सा है? सैम पित्रोदा। कौन सा? सैम पित्रोदा। ये पीली क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मछली से। मछली ये दोस्तों नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति का किस संबंध किससे है? ये मछली उत्पादन से है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि पित्तरस का संचय, क्या पित्तरस यानी कि बाइल जूस, इसका संचय कह रहा है कि शरीर के किस अंग में होता है? संचय यानी कि इकट्ठा होना, किस अंग में पित्तरस इकट्ठा होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यकृत, ऑप्शन बी कह रहा है कि अग्नाशय, ऑप्शन सी पित्ताशय, या ऑप्शन डी अमाशय। तो पित्तरस इकट्ठा होता है यानी कि संचय होता है पित्ताशय में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पित्तरस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाइल जूस, यानी कि बाइल पित्त रस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पित्त रस का हम लोगों से पूछता है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, मतलब ये बनता कहाँ है। तो दोस्तों ये बनता तो यकृत में है। उसके बाद फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये इकट्ठा कहाँ होता है, तो इकट्ठा होता है पित्ताशय में। ये अभी क्वेश्चन यही पूछा है, यही हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा कि खाना पकाने वाली गैस यानी कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि हम लोगों से यूज होते हैं, हम लोग इनको पर डे देखते हैं। तो बताइए कि खाना बनाने वाली गैस सबके पास घर में है, इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? ऑप्शन ए मीथेन और इथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन और ब्यूटेन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों से कभी कभी इसका सिंबल पूछ लेता है, तो प्रोपेन का सिंबल क्या होता है? प्रोपेन का सिंबल होता है C3H8, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8। उसके बाद पूछता है ब्यूटेन, कि ब्यूटेन का सिंबल क्या होता है? ब्यूटेन का होता है C4 और H10। हमसे दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछता है कि ये जो एलपीजी गैस होती है, ये जब खुली रह जाती है तो इसमें जब गंध आती है, तो इसमें गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है?
इसमें गंध के लिए दोस्तों एथाइल मरकैप्टान मिलाई जाती है। कौन सी? एथाइल मरकैप्टन, ठीक है ना, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। एथाइल मरकैप्टन ये गंध के लिए मिलाई जाती है। ये जो हम लोगों को गैस, जब हमारी इसमें एलपीजी से गैस रिसाव होता है, हमको महक आती है, तो ये एथाइल मरकैप्टन की महक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। कह रहा है कि पैरालंपिक में पदक जीतने वाले हाई जंपर यानी कि हाई जंप वाले हैं प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? पैरालंपिक है दोस्तों ये, और हाई जंप वाले प्रवीण कुमार हैं, उत्तर प्रदेश से। कह रहा है बताइए किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी मेरठ, या ऑप्शन डी आगरा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेरठ से रिलेटेड है, हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरठ से संबंधित कौन से हैं, मतलब सॉरी मेरठ कह रहा हूं दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर से। किससे? गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है प्रवीण कुमार। इन्होंने दोस्तों 2020 ईस्वी में टोक्यो ओलंपिक, किसमें? टोक्यो में पैरा ओलंपिक में, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत। उसके बाद 2024 ईस्वी में पेरिस पैरालंपिक में, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा? गोल्ड। ठीक है, ये भी याद रखिए। 2020 टोक्यो में इन्होंने रजत पदक जीता और 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि कबीर उत्सव यानी कि कबीर मेला कहां आयोजित किया जाता है? कबीर मेला संत कबीर नगर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कबीर मेला। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये जो संत कबीर नगर था, यहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे कबीर दास जी ने। इन्हीं प्राण त्यागने के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या होता है कि हर साल कबीर मेला लगता है, और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। क्या है दोस्तों? ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कबीर मेला। ठीक है, ये संत कबीर नगर में लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि यदि आपसे कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाए, ठीक है, फाइल हमारी कोई गलती से डिलीट हो गई, तो कह रहा है कि उसे तुरंत वापस लाने के लिए यानी कि अनडू करने के लिए क्या दबाया जाता है? तुरंत वापस लाने के लिए यानी कि अनडू करने के लिए ऑप्शन ए कह रहा है कि कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन बी कह रहा है कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन सी कह रहा है कंट्रोल प्लस एक्स, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस मतलब शिफ्ट प्लस डिलीट। तो क्या होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड, यानी कि जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, तो हम लोगों ने सिक्योरिटी लगा दी और तुरंत वापस ले लिया। हम लोग जब कंट्रोल प्लस जेड को दबाएंगे तो क्या होगा कि अगर फाइल कोई डिलीट हो गई तो तुरंत उसको वापस ले आएंगे। ठीक है, लास्ट एक्शन वाली, ये आप लोग याद रखिएगा। जो आखिरी फाइल डिलीट हुई होगी वही फाइल आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने 1 महीने पहले कोई फाइल डिलीट कर दी थी, अब सोचे कि अनडू करके उसको फिर से मंगा ले। नहीं नहीं, अभी आपने जो अनडू करने के पहले जो फाइल डिलीट की है, बस वही फाइल आप लोगों की वापस आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि जब कोई हैकर दो लोगों या दो डिवाइस के बीच हो रहे संचार यानी कि डेटा ट्रांसफर के बीच में गुप्त रूप से सेंध लगाकर जानकारी चुराता है या बदल देता है, तो उस साइबर हमले को क्या कहते हैं? कि कोई हैकर है, जैसे मान लो दो लोग हम लोग बात कर रहे हैं, या हम लोग दो लोग कोई डिवाइस कनेक्ट करके कुछ काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि दो लोगों के बीच में चुपचाप से आ जाता है और क्या करता है कि जानकारी वाली चीजें लेकर चला जाता है, पासवर्ड हो गया और कुछ हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए उस साइबर हमले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डीडोस अटैक, ऑप्शन बी मैन इन द मिडल, यही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैन इन द मिडल यानी कि बीच में आ गया, यानी कि मध्य में आ गया। ठीक है, तो मैन इन द मिडिल अटैक यही है, दो लोगों के बीच में किसी तीसरे का गुप्त रूप से आ जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपनाई गई अंतरराष्ट्रीय संधि सीडॉ किस वर्ष लागू की गई थी? अंतरराष्ट्रीय संधि सीडा, ये दोस्तों 1981 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा दोस्तों इसके लिए 1979 ईस्वी में एक एक्ट निकाल दिया गया था। कब? 19 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एक्ट कब निकाला गया था? एक्ट निकाला गया था 1979 में, फिर उसके बाद 1981 ईस्वी में इसको लागू किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्ट पहले निकाला जाता है, उसके बाद लागू बाद में किया जाता है।
एक्ट निकाला गया था 2 साल पहले, फिर लागू किया गया 2 साल बाद यानी कि 1981 ईस्वी में। चलिए इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से रिलेटेड है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन की सीडा संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई इस्लामिक एस स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? ये एक सुन्नी मुसलमानों का एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, हिंसक आतंकवादी संगठन है। ये हिंसा करता है, मर्डर करता है, बम्बार्डिंग करता है और अपहरण, लूटपाट सब कुछ करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि इंटरनेट पर सवाल जवाब का एक बहुत लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, जहां उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों पर जानकारी साझा करते हैं और एक दूसरे के सवालों के जवाब देते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कोई, ये बहुत लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से रिलेटेड, और एक दूसरे से अपनी जानकारी भी साझा कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रेडिट, ऑप्शन बी कह रहा है क्वेरा, ऑप्शन सी टम्बलर या ऑप्शन डी पिंटरसेट। दोस्तों ऑप्शन बी क्वेरा का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, QUORA, क्योरा। ये क्या है दोस्तों? एक बहुत लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी मतलब 2009 ईस्वी में। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना 2 लोगों ने मिलकर के की थी। एक की थी एडमेडी एंजेलो और एक की थी चॉर्ली चीवर ने। अब इसका नाम तो नहीं लिखेंगे, इतने में हमारा काम हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल संग्रहालय स्थित है? कौन सा अल्बर्ट हॉल संग्रहालय? ये दोस्तों जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1876 ईस्वी में इस अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय भी इसको कहा जाता है। हम लोगों से कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें किस वास्तुकला का उपयोग हुआ है? इसमें इंडो सौरसैनिक वास्तुकला का यूज हुआ है। इसका इंडो सौरसैनिक वास्तुकला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में इंडो सौरसैनिक वास्तुकला का उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि इजराइल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इजराइल की आधिकारिक मुद्रा। ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी सेकेल, ऑप्शन सी दिरहम या ऑप्शन डी लीरा। इजराइल की सेकेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजराइल की क्या है? इजराइल की है सेकेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है बताइए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या नाम क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी सबको पता है, वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी वाले क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी 1928 ईस्वी को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन, कौन? सीवी रमन, इन्होंने दोस्तों रमन प्रभाव की खोज की थी। इसकी रमन प्रभाव की खोज, इसी रमन प्रभाव की खोज की वजह से 28 फरवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने लगे। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और 2930 यानी कि 1930 ईस्वी को इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, इसी रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी यानी कि RAW यानी कि रॉ का पूर्ण रूप क्या है? रा का पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ये है रा का फुल फॉर्म। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 यानी कि 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 मतलब 65। कह रहा है कि बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है?
स्थायी सचिवालय का मुख्यालय? इसका दोस्तों स्थायी सचिवालय का मुख्यालय इसीलिए ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल। चलिए मैं लिख दूं क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये हो जाएगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। ठीक है। और बिम्स्टेक का हम लोगों से कह रहा है कि स्थायी सचिवालय कहाँ है, स्थायी सचिवालय है ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार, जिन्हें अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, किस देश की संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार ये दोस्तों लॉस एंजलिस में प्रदान किए जाते हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हर साल कहाँ, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है, कैलिफोर्निया है अमेरिका में। कहाँ पे दोस्तों प्रदान किए जाते हैं, ये कैलिफोर्निया में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। हमसे भी पूछ लेता है कि 2026 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। ये फिल्म है बैटल, क्या है, बैटल आफ्टर एन अदर, बैटल आफ्टर एन अदर। ठीक है। ये हो जाएगी 2026 की बेस्ट फिल्म जिसको कि ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन का है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितने प्रतिशत रही थी? 2001 से लेकर के 2011 तक हमसे पूछ रहा है कि भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है। ऑप्शन ए 15.5, ऑप्शन बी 17.7, ऑप्शन सी 21.5 या ऑप्शन डी 24.6। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 17.7% क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गई पूरे भारत की बात। अब हमसे पूछ लेता है कि राज्य स्तर पर बताइए कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किसकी रही है, यानी कि मैक्सिमम सबसे किसकी रही है, और एक हमसे पूछता है कि मिनिमम किसकी रही है। आप लोग बताइए अगर आप लोगों को पता हो। मैं बताता हूं पहले मिनिमम वाला। मिनिमम दोस्तों रही है दशकीय वृद्धि दर नागालैंड की, इसकी वृद्धि दर माइनस में रही है, माइनस का 0.6%। सबसे ज्यादा दोस्तों किसकी रही है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है मेघालय की। ठीक है। मेघालय की रही है सबसे ज्यादा वृद्धि दर, इसकी रही है 27.9%। ठीक है। यानी कि मेघालय फर्स्ट नंबर में और नागालैंड लास्ट नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। किसके, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नैरोबी केन्या में स्थित है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि टेनिस के खेल में साल का पहला यानी कि फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है जो हर साल जनवरी के महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? सबसे पहला वाला दोस्तों, सबसे पहला वाला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला वाला यानी कि फर्स्ट नंबर वाला ये होता है हार्ड कोर्ट पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकंड नंबर वाला कौन सा होता है। तो दोस्तों सेकंड नंबर वाला होता है फ्रेंच ओपन। कौन सा, फ्रेंच ओपन। ये किसमें, ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद नंबर थर्ड वाला कौन सा होता है, नंबर थर्ड वाला होता है विंबलडन। कौन सा, विंबलडन। ठीक है। ये किस में होता है, ये होता है दोस्तों ग्रास कोर्ट पर। ठीक है। उसके बाद होता है नंबर 4 जो कि आखिरी, वो होता है यूएस ओपन। ये किस में होता है, ये हार्ड कोर्ट पर होता है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाली यूपी 112 का राज्य मुख्यालय यानी कि स्टेट कंट्रोल रूम कहां पर स्थित है? ये जो यूपी 112 है, ये पहले यूपी 100 हुआ करता था। क्या हुआ करता था? यूपी 100। फिर इसको चेंज करके यूपी 112 कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि कंट्रोल रूम है, वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। कह रहा है कि इग्नाइटेड माइंड्स यानी कि अनसीलिंग द पावर विद इन इंडिया बुक के लेखक कौन है? इंडिया लगा हुआ है और माइंड भी लगा हुआ है। नंबर ए कह रहा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, नंबर बी अमर्त्य सेन, नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम या नंबर डी सीवी रमन। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इग्नाइटेड माइंड्स अनसीलिंग द पावर विद इन इंडिया, ये एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। इनकी दोस्तों कुछ और बुकें हैं। एक बुक इनकी हो जाएगी विंग्स ऑफ फायर, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है कि विंग्स ऑफ फायर ये किसकी बुक है? ये भी अब्दुल कलाम की बुक है। एक और बुक है दोस्तों इनकी बुक, एक है इंडिया 2020। कौन सी? इंडिया 2020। एक तो दी हुई है इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनसीपीसीआर पहले एक्ट आता है, उसके बाद स्थापना की जाती है। सबसे पहले आया था एक्ट आया 2005 ईस्वी में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट आया 2005 में। इसके बाद इसकी स्थापना 2 साल बाद हुई 2007 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोगों से पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में यानी कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट ये 2005 में आया, स्थापना 2007 में हुई और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? 51 फीट ऊंची प्रतिमा कह रहा है कि किस जिले में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी श्रावस्ती या ऑप्शन डी सारनाथ। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी में 51 फीट की ऊंची प्रतिमा क्या है कि स्थापित की जाएगी। जो एक कौशाम्बी था, ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र रहा है। बौद्ध और जैन केंद्र, ठीक है, ये दोनों रहा है कौशाम्बी। लेकिन अभी कौशाम्बी में पर्यटन की दृष्टि से क्या किया जा रहा है? बौद्ध सर्किट का क्या किया जा रहा है कि मतलब बौद्ध सर्किट का उद्घाटन किया जा रहा है या बौद्ध सर्किट का हिस्सा बनाया जा रहा है। ठीक है, और 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया जा रहा है कौशाम्बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया महिला से रिलेटेड। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? यानी कि फर्स्ट महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। कह रहा नंबर ए नीरा यादव, नंबर बी लक्ष्मी सिंह, नंबर सी सुजाता सिंह या नंबर डी अपर्णा कुमार। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी सिंह क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये दोस्तों आईपीएस है और ये सबसे पहले कहाँ की पुलिस कमिश्नर बनी है? तो ये सबसे पहले नोएडा की क्या है? पुलिस कमिश्नर बनी है। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और हम लोगों से पूछता है कि फर्स्ट इंडियन आईपीएस कौन था? फर्स्ट इंडियन आईपीएस तो वो कौन था? वो था दोस्तों किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन। कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रिपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पासपोर्ट इंडेक्स भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ऑप्शन ए कह रहा है 80वां स्थान, ऑप्शन बी 85वां स्थान, ऑप्शन सी 90वां स्थान या ऑप्शन डी 76वां स्थान। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 76वां स्थान क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76वां स्थान ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है। भारत क्या है कि 62 देशों में, कितने में? 62 देशों में, 62 देशों में बिना वीजा के जा सकता है। कितने देशों में? 62 देशों में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन जीके जीएस से रिलेटेड, जो कि अब फिनिश हो गया है। अब दोस्तों आप लोगों की बारी आ गई है। आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को कवर कीजिए, और भी जो भी आपके दोस्त या तैयारी करने वाले हों उनको भी क्लास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, और आप लोग अच्छे से क्लास को कवर कीजिएगा। और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत समझ में आई, कहाँ पर क्लास में थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हुई, और जो भी दिक्कत हो वो मुझको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट वाले सेशन के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।